Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Today's topic is work and energy. This is the topic of 9th class. Continuous watch my channel. 9th के सारे सिलेबस ऑलमोस्ट मैं दे रही हूँ फिजिक्स के. 10th के मैंने सारे के सिलेबस दे दिए हैं और स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री के सारे ट्रिकी क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा. ओके तो ये देखो वर्क एंड एनर्जी. वर्क एंड एनर्जी 9th क्लास का टॉपिक है. 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा वर्क एंड एनर्जी. सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी. राइट, एनर्जी एनर्जी क्या? तो एबिलिटी टू डू ए वर्क, एबिलिटी टू डू ए वर्क दैट इज नोन एज एनर्जी. तो एनर्जी का यूनिट व्हाट इज द यूनिट एबिलिटी. मैं डेफिनेशन लिखूं, एबिलिटी टू डू ए वर्क. अब ये एनर्जी जो है, देर आर, ऐसे देखा जाए तो देर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी. Kinetic energy, that type of energy which is due to the motion of a body. If a body in the motion, then the energy due to this motion that is known as the kinetic energy. Kinetic energy ऐसे भी देखो क्या है कि स्कूटी या व्हीकल्स वगैरह का नाम kinetic स्टाइल है ना. तो kinetic मतलब है कि आपको याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ कि कैनेटिक स्टाइल स्कूटी है. तो कैनेटिक जो है वो मोशन, स्कूटी क्या मूव करता है तो मोशन के कारण जो भी एनर्जी अराइज होगा दैट इज कैनेटिक एनर्जी. एंड पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल, द एनर्जी ड्यू टू इट द पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी. कैनेटिक एनर्जी, इसके पहले मैं बता दूं एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. एसआई यूनिट यही जूल है. ठीक है, अर्ग भी है सीजीएस में तो बट एसआई हमें एसआई यूनिट ही पढ़ने को है. तो कैनेटिक एनर्जी, अब मैं वहां से यहां आ जाती हूँ. कैनेटिक एनर्जी, द फॉर्मूला ऑफ कैनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. कैनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वेयर एम इज मास, एम क्या है मास, and v speed or velocity, speed or velocity of the body. अब ये कैनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट जूल होगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होगा. जो भी एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, जिसका भी एनर्जी जहां पे हो गया इट मीन्स वहां पे जूल होगा. ये पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी एच. ठीक है, एम जी एच वेयर एम इज मास, एम इज मास एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एच हाइट, इसका भी यूनिट जूल ही होगा. ठीक है, अब ये एनर्जी समझ लो कि कैनेटिक और पोटेंशियल. तो कैनेटिक और पोटेंशियल, जैसे किसी स्टोन को अगर ऊपर से ड्रॉप किया जाए तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये क्या है कि नीचे गिर रहा है, तो ये है कैनेटिक एनर्जी. ठीक है, और बॉडी एम जी एच, सॉरी kinetic energy if a moving then kinetic energy. और ठीक है, मैंने अगर kinetic भी बोल दिया then it is also correct because when it is falling there is a motion and due to motion some energy consists, right? तो kinetic energy जो motion के कारण और potential के कारण जो, अब ये दोनों चीजें बातें, kinetic energy, potential energy neither be created not destroyed. एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होता और ही डिस्ट्रॉय होता. तो फॉर्म चेंज होता है. क्या होता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म होता है.
तो किसी भी बॉडी में दोनों ही एनर्जी तो होगा ही होगा, पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा, और टोटल एनर्जी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आ रही बात समझ में? काइनेटिक के ई और पी को अगर हम जोड़ दें, के ई प्लस पी, तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी। अब ये कहता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज देन पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ये जितना ही बढ़ेगा ये उतना ही घटेगा। क्यों? कि टोटल कांस्टेंट है। सपोज ये देखो कि 3 प्लस ये अगर हमें टोटल 5 आना है, क्या 5 जूल, अगर एनर्जी 5 जूल आना है तो सपोज कि हम क्या करते हैं, 5 जूल है एनर्जी, ठीक है। तो 3 के ई है हमारा, 3 के ई 3 जूल, और पी है हमारा 2 जूल। तो ये 5 जूल हो गया, ये मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी बोलो, ठीक है, टोटल एनर्जी। तो यहां देखो कि ये हमारा कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगा। तो चेंज अगर मैं 4 जूल करती हूं तो ये ऑब्वियसली 1 जूल होगा। तो यहां पर देखा तुमने, अगर ये बढ़ता है, के ई अगर बढ़ता है तो पी घट जाएगा, और अगर ये बढ़ेगा, अगर मान लो मैं 3 जूल इसको करूंगी या 4 जूल इसको कर देती तो 1 जूल होना है। तो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, अगर के ई बढ़ता है तो पी घटेगा, और पी बढ़ेगा तो के ई घटेगा, बिकॉज द टोटल सम ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज chemical energy, chemical energy. What is the example of chemical energy? Chemical energy, suppose there is a cell, in the cell there is a chemical and due to this chemical light जलता है, तो ये chemical energy है। न्यूक्लियर एनर्जी, एटम बम, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है एटम्स के या तो कॉम्बिनेशन से होगा, या डिफ्यूजन से, फिजन से, या फ्यूजन से। अब 2 वर्ड मैंने बोला, फिजन से और फ्यूजन से। फिजन वर्ड आपने ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना, कि फिजन होता है अमीबा में। तो फिजन मतलब क्या? टूट जाना है। तो फिजन मतलब टूट जाना। If one atom is split up into 2 or more than 2 part, then it is known as the fission. And fusion क्या है? 2 atoms combine and form a large nuclear, then it is known as fusion. अब और भी मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि फ्यूजन को याद करने के लिए जो सबसे अच्छा है, अभी क्या याद करते हो कि कोई सॉन्ग होता है जो क्लासिकल सॉन्ग और फिर मॉडर्न सॉन्ग को मिला देते हैं, और बीच में आप लोग डांस करते हो ना, कि पहले क्लासिकल पुराने गाने बज रहे हैं, फिर बीच में एकदम से आ जाते हैं नए गाने। तो क्या बोलते हो आप लोग? बोलते हो ये फ्यूजन सॉन्ग है, इस पे डांस करना। तो फ्यूजन आपने क्या किया? कंबाइन किया, क्लासिकल और मॉडर्न को कंबाइन किया, तो आपका बन गया फ्यूजन। तो यहाँ पर फ्यूजन क्या हुआ कि एटम्स जो है, 2 एटम्स जो है कंबाइन करके एक एटम बनाया, और वो हुआ फ्यूजन। समझ में आ रही बात? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है। उसके बाद लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कहां पर देख रहे हो? लाइट एनर्जी फोटो रेड लाइट पे लगे रहते हैं, और फिर रिसीव करता है वो लाइट एनर्जी को, और उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और लाइट जलती है रात में, वो एब्जॉर्ब करता है। और ये तो फोटो के कारण, जो भी लाइट के कारण, फोटो मतलब लाइट होता है, तो लाइट के कारण जो एनर्जी अराइज होता है वो लाइट एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू आर फैमिलियर विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया और फैन चलने लगा, मैकेनिकल वर्क हो गया। इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, बल्ब जल गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द फॉर्म ऑफ अनदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी मैकेनिकल वर्क में चेंज होता है
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मस्कुलर एनर्जी है, देयर आर सो, और भी हो सकता है एक दो छूट रहे हैं, तो आप देखो कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है, एनर्जी के बारे में आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट। अच्छा बच्चे, जरा मेरे वीडियो में अगर समझ में आता है आपको तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करो, है ना, सब्सक्राइब करो। एनर्जी के बारे में और कुछ है एनर्जी के बारे में क्या है, कॉमर्शियल यूनिट। तो जूल तो आपको समझ में आ गया, कॉमर्शियल यूनिट क्या है, कॉमर्शियल, अभी नहीं, कॉमर्शियल एनर्जी अभी बात नहीं करते, कॉमर्शियल वाट में आएगा, पावर आएगा, फिर एनर्जी समझ में आ गया होगा। नाउ वर्क डन करते हैं, वर्क एंड एनर्जी था, तो पहले मुझे वर्क पढ़ाना था, बट मैंने पढ़ा दिया एनर्जी, इट इज ओके। वर्क, वर्क क्या है, वर्क डन एफ इजिकल डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू एस, ये आपके 9th क्लास में है, एफ इंटू एस, बट एक्चुअली होता है डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये होता है, ये अपर क्लास में जाओगे तो ये आएगा, बट अभी यहाँ पे देखो 9th क्लास में तुम्हारा एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, एफ इंटू एस, वेर एफ इज फोर्स, यहाँ लिख देती हूँ फोर्स, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये मत समझना कि एस मतलब डिस्टेंस है, एस मतलब डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या फर्क है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास टॉपिक पे, कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो आप बात करते हैं कि फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी बुक में एफ इंटू डी भी लिखा रहता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन क्या लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, एफ इंटू एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कहते किसको है, इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी एंड it displaced by its own position. If we apply the force on a body and it displaces from its position, it means displacement must be there, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो वर्क डन नहीं हुआ। मैं बता रही हूं कि अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया, आप पढ़ के चले गए, लेकिन आपके नॉलेज लेवल में अगर कोई फर्क नहीं आया तो इट मीन्स मैंने नहीं पढ़ाया, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन, यही फिजिक्स कहता है। ये नहीं कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं पर जब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। सो फॉलो दिस रूल इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी देयर, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इफ फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स ही नहीं लगाया तो वर्क डन भी 0 होगा। ये दोनों केस में अगर फोर्स 0 हुआ, सॉरी फोर्स 0 हुआ तो भी वर्क डन 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हुआ तो भी, ये दो केस है जब 0 वर्क डन हो सकता है, फोर्स 0 हो या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो इसको बोलते हैं 0 वर्क। जीरो वर्क। दूसरा क्या है कि इफ ए बॉडी एट इन दिस पोजीशन एंड वी अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए, ये पोजीशन जो था, ये पोजीशन पहले से निगेटिव, बिकॉज इट इज ए डिस्प्लेसमेंट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव, इफ क्या डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव, मतलब क्या है, जो बॉडी जहां पर था इसको जाना तो यहां था पर ये नहीं गया और वापस ही यहां पहुंच गया इनिशियल पोजीशन से पहले, तो इसको बोलते हैं निगेटिव वर्क। मैंने आपको पढ़ाया या किसी टीचर ने आपको पढ़ाया और आपका जो नॉलेज लेवल था उससे भी खराब हो गया, आपने गलत पढ़ा दिया टीचर ने, और आप जो पहले जो आता था उससे भी आप नीचे चले गए, सो इट इज ऑल्सो वर्क डन एंड दिस इज नोन एज द निगेटिव वर्क, but work is there, right?
work is there. So it is known as the negative work. Second, it is negative work. Is that clear? Negative work is clear. Then positive, third is positive work. पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव आएगा, देन इट इज पॉजिटिव वर्क डन. सो पॉजिटिव वर्क डन करना, निगेटिव मत करना, ठीक है. ये तुम्हारा वर्क डन हो गया. वर्क डन. अच्छा, यूनिट ऑफ वर्क डन, यहां पर देखो यूनिट ऑफ वर्क डन करते हैं. यूनिट ऑफ वर्क डन या वर्क करो, वर्क डन क्या, वर्क करो. तो यहां पर देखो कि फोर्स का क्या हुआ, न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, मीटर. और ये न्यूटन मीटर दैट इज जूल. वर्क डन का भी यूनिट जूल है. अगर 1 जूल इज इक्वल टू डिफाइन करने का था 1 जूल, व्हेन व्हाट इज 1 जूल, व्हेन 1 Newton force applied on a body and it displaced by unit meter, then it is equal to 1 joule. Okay, ये डिफाइन करने आए तो ऐसे करना. और वर्क डन के लिए और कुछ है, और तो कुछ भी नहीं है. एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड वर्क डन अगेंस्ट. ओके, वर्क डन. अब क्या है कि किसी बॉडी को लेके अगर आप ऊपर चले गए तो यहां पर भी तो वर्क डन हुआ. क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. ये देखो, इसका मास सपोज m है और ये h हाइट पे आप ले गए, ठीक है. और ये क्या है, g. तो ऊपर अगर ले गए तो mgh वर्क डन हुआ इसमें, है ना. तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर हुआ तो ये mgh हुआ और इसका भी यूनिट जूल हो गया. अब इसको देखो, ये mgh कैसे वर्क डन कैसे हो गया. वर्क डन का मैंने क्या बोला, F इंटू एस. तो इसे mg को अगर हम लिखें तो क्या है, ग्रेविटी के कारण फोर्स, तो इसको फोर्स लिख दे. और ये h क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको s लिख दे. तो ये वर्क डन हो जाएगा, है कि नहीं. क्लियर है, वर्क डन हो गया. अब एक टॉपिक बच रहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो है इसको प्रूफ करते हैं. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ये मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, ऐसे लिख दे रही हूँ. इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सपोज न्यूक्लियर एनर्जी चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे बी चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी. कुछ भी हो सकता है. लाइट एनर्जी, फोटो एनर्जी चेंज इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहां पर क्या हम देख रहे हैं कि ओनली द चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाएगा. अगर मैं बोल रही हूं तो आपके पास गया, मैं भी तो एनर्जी एफर्ट कर रही हूं, और ये एनर्जी किसमें जाएगा, आपको कुछ न कुछ तो लर्न होगा. तो आओ देखते हैं कि कैसे एनर्जी कांस्टेंट होता है. इट मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. पहले भी मैंने बोला 5 जूल बोलने के कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स कांस्टेंट, है ना. तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो पेंडुलम के सहारे, कि पेंडुलम का इनिशियल फाइनल, और दूसरा एक बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम इसका निकाल सकते हैं. तो मैं दिखा रही हूँ कि ऊपर से नीचे अगर कोई बॉडी गिरता है तो क्या होता है. अगर एक बॉडी यहाँ पर है और इसका मास है m, और ये कितनी हाइट पे है, तो ये हाइट है इसका यहाँ पे h हाइट पे है. ये h हाइट पे एक बॉडी है और ये पोजीशन है a. ये सारा आप लिख लेना कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी एट इनिशियल पोजीशन एट पॉइंट A वेयर द हाइट ऑफ द बॉडी इज h. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर t टाइम, इट रीचेज एट द अनदर पोजीशन दैट इज B. यहां पर B पर पहुंच जाएगा. एंड आफ्टर फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज एट द C. C पर यहां पर पहुंच जाएगा. ठीक है,
a body at the position A where height is h. After some time it reaches at the point B and this distance is, suppose that this is x distance and so यहाँ पर यहाँ तक आया ये, तो what will be the distance? This distance, that is h minus x. The second position at B position it is at the height h minus x and यहाँ पर क्या हो जाएगा, h is equal to 0 हो जाएगा। ये समझ में आया कि ये हमने एक कंडीशन लिया है। अब चलो फटाफट इसको करते हैं। यहां पर हमने निकालना है टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी मतलब क्या? टोटल एनर्जी मतलब क्या? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? P इंटू के, है ना, P इंटू के। तो यहां पर देखो ये जो है इसका P कितना होगा, mgh, और K कितना होगा, तो हाफ mv स्क्वायर। अब किसी भी बॉडी को अगर ऊपर से फेंका जाता है तो यहाँ पर जो स्पीड होती है ये 0 हो जाता है, तो ये v इक्वल टू 0 है ना। इनिशियली अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो ये v इक्वल टू 0 हो गया, तो ये mgh प्लस 0 दैट इज mgh। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फर्स्ट सेकंड में करने जा रही हूं। अब मैं सेकंड में टोटल एनर्जी निकालूंगी TE। यहां पर लिख देते हैं एट A, ये A पोजीशन पे निकाला, TE एट B पे निकाल रही हूं mgh। तो यहां पर पहले PE प्लस KE ये होगा, तो PE देख लो, पहले मैं निकाल लेती हूं PE क्या होगा, PE इज इक्वल टू mg और h हमारा क्या हो जाएगा, तो h माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये let us consider this distance A to B, that is x, so the distance B to C must be h minus x। तो h minus x मैंने कर दिया, यहाँ पर यही छोड़ देती हूँ। अब मुझे K ही निकालना है, तो K के लिए मुझे यहाँ पर ये अगर V1 था तो यहाँ पर V2 हमें निकालना पड़ेगा। और V2 कैसे निकालेंगे, तो V2 का फॉर्मूला होता है, अगर मैं V2 निकालूं तो V1 प्लस GT, नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh कर देते हैं। V2 का स्क्वायर u स्क्वायर, V1 का स्क्वायर प्लस 2g और h मतलब क्या, ये x डिस्टेंस गिरा, राइट। ये कौन सा फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, उसी से मैंने लिख लिया। अब देखो V1 हम मैंने इनिशियल बोला था ये 0 हो जाएगा और ये हो गया 2gx, ठीक है। V2 का स्क्वायर, अब मैं स्क्वायर रूट नहीं हटाऊंगी और इसका यूज करूंगी कैनेटिक एनर्जी में। कैनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे V2 हो जाएगा और हाफ m, और V2 के बदले में मैं ये 2gx सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और ये कैंसिल हो गया और ये mgx आ गया, ठीक है। mgx आ गया हमारा K, तो टोटल यहां मिटाऊं ना, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हमने PE निकाला है, क्या निकाला है, mgh माइनस mgx। मैंने ब्रैकेट खोल दिया बेटा, देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अब नीचे मैं इसको ऐड कर देती हूँ mgx, अब ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग mgh। तो देखो एट P पॉइंट पे भी, हमारा B पॉइंट पे भी क्या आया है, mgh आया है। सिमिलरली हम C पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, C पॉइंट, एट C पॉइंट। ये डेरिवेशन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, ठीक है। C पॉइंट पे अगर मैं चलूं तो क्या, यहां पर टोटल एनर्जी मैं करूंगी तो ये PE प्लस KE, तो PE mgh होता है, mg और h तो हमारा 0 है और KE, अच्छा। अब ये KE के लिए हमको हाफ mv स्क्वायर चाहिए। सपोज यहाँ पर जो है वेलोसिटी V3 है, तो V3 निकाल लेते हैं। तो मैं निकालूंगी कैसे, उसी तरीके से V3 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2g और टोटल h ले लेते हैं
और ये V1 तो हमारा 0 है, तो V3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, तो T इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ m V स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, और ये हो गया हाफ m 2GH, और 2 कैंसिल, और mgh। तो यहाँ पर देखो mgh, तो टोटल एनर्जी ये वाला तो 0 हो ही चुका है, तो टोटल एनर्जी हमारा यही mgh ही होगा सिर्फ। तो यहाँ पर थर्ड इसको कर दो, तीनों इक्वेशन से वी कैन कंक्लूड दैट द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट जो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओहो, वाट भी पढ़ाना है, पावर भी पढ़ाना है, पावर भी पढ़ाना है। ओके, पावर मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में देख लेना पावर। तो ओके, थैंक यू।